हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के जो क्लास है वो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 6.1 है वह हम ख़त्म करेंगे। तो वह हम 6.1 पढ़ने से पहले, मतलब हम त्रिभुज चैप्टर पढ़ने से पहले हम ये पहले जान लें कि इसमें कितने चैप्टर हैं और कौन कौन से चैप्टर हमें इस साल हमें पढ़ना है, कौन कौन से जो मतलब प्रश्नावली है वो कट चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास इस चैप्टर में हमारे पास टोटल कितने प्रश्नावली हैं? टोटल हमारे पास 5 प्रश्नावली है। टोटल हमारे पास कितने प्रश्नावली हैं? टोटल हमारे पास 5 प्रश्नावली है। टोटल हमारे पास कितने प्रश्नावली हैं? टोटल हमारे पास 4 प्रश्नावली हैं। कौन कौन से वो प्रश्नावली हैं आइए मैं देखते हैं। प्रश्नावली नंबर जो हमारे पास 6.1 है, 6.2 है और 6.3 है और 6.4 है और 6.5 है। मतलब हमारे पुराने वाले एनसीईआरटी में ये हमारे पास 5 मतलब एक्सरसाइज थे, लेकिन मतलब हमारे पुराने एनसीईआरटी में ये 5 प्रश्नावली थे, अब लेकिन नहीं है। हमें इस साल हमें कौन कौन से चैप्टर में मतलब हमको कौन कौन से प्रश्नावली पढ़ना है, तो हमें जो हमारे पास प्रश्नावली नंबर 6.1 है इसको हमें पढ़ना है और 6.2 है इसको भी पढ़ना है और जो 6.3 है इसको भी पढ़ना है। केवल हमें ये 3 प्रश्नावली पढ़ना है, वो भी कौन से बोर्ड में? केवल हम यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। कौन से? यूपी बोर्ड में, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में, ये तीनों सिलेबस हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में ये सभी के सभी सिलेबस है, कोई भी इसमें नहीं कटा है। लेकिन यूपी बोर्ड में केवल ये हमें प्रश्नावली नंबर 6.1 से लेकर 6.3 तक ही हमें पढ़ना है। 6.4 और 6.5 ये हमारे यूपी बोर्ड में कट चुके हैं। किसमें? यूपी बोर्ड में। यह सिलेबस जो है ये हमारे पास दोनों प्रश्नावली है ये नहीं दिए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड में ये 5 सिलेबस है, मतलब 5 प्रश्नावलियाँ है और 5 आपको पढ़ना है। लेकिन यूपी बोर्ड में केवल आप 3 ही प्रश्नावली पढ़ेंगे। तो अब आपको कंफर्म हो गया होगा कि इस चैप्टर में हमें कितने प्रश्नावली पढ़ने हैं, कौन कौन से प्रश्नावली भी है, ये सब आपको मालूम हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं इसके प्रश्नावली नंबर 6.1 पर। तो यहाँ पे देखिए 6.1 जो हमारे पास है इसमें हमें जो प्रश्न दिए गए हैं उसको मतलब सॉल्व करने से पहले हम पहले तो जानेंगे कि सर्वांगसम आकृति क्या होता है और समरूप आकृति क्या होता है। क्या? सबसे पहले तो जानेंगे सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति क्या होता है। तो सर्वांगसम आकृति जो होता है ना, जिसमें समान आकार और समान अमाप हो, क्या? जिसमें समान आकार और समान अमाप हो उसे हम कहेंगे सर्वांगसम आकृति। जैसे ये आकार का मतलब क्या होता है? आकार का मतलब होता है शेप, और ये हमारे पास जो अमाप है, अमाप का मतलब होता है साइज। जैसे हमारे पास आकार है, आकार को हम इंग्लिश में शेप कहते हैं और अमाप जो है इसको हम साइज कहते हैं। तो अब आपको कंफर्म हो गया अमाप का मतलब क्या होता है? साइज होता है। तो जिसमें आकार और अमाप दोनों बराबर आ जाए, मतलब दोनों यदि बराबर है तो वह जो मतलब जो भी मतलब कोई भी होगा, जैसे वृत्त है, चतुर्भुज है, तो वह सब क्या होंगे? वह सर्वांगसम आकृति, कोई भी आकृति होगा और जिसमें आकार और अमाप दोनों यदि बराबर आ गए होंगे तो वह सर्वांगसम आकृति होगा। लेकिन समरूप आकृति में क्या होता है? समरूप आकृति में केवल समान आकार मिल जाए, लेकिन अमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। बस हमें सर्वांगसम आकृति में बस हमें समान आकार मिल जाए, वही हमारा यदि समान आकार मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये सब के सब किसे मतलब गोलाकार है और ये सब का आकार कैसा है? गोलाकार है। मतलब आकार जो है इसका क्या है? गोलाकार है। तो ये सब के सब क्या होंगे? समरूप होंगे। लेकिन इसका जो हमारे पास साइज है, क्या जो है इसका जो साइज है, ये सबका साइज एक बराबर है? नहीं है। तो या सबका साइज एक बराबर नहीं है तो ये सर्वांगसम आकृति नहीं होगा। जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, अभी मैं आप समझिएगा। जैसे हम इसका नाम दे दे रहे हैं, जैसे हम इसका नाम दे दे रहे हैं 1, इसका नाम दे दे रहे हैं 2, इसका नाम दे दे रहे हैं 3, इसका नाम दे दे रहे हैं 4, या यहाँ पर नहीं देगा, इसको नीचे हम लिख रहे हैं।
जैसे इसका नाम दे दे रहे हैं 1, इसका नाम दे दे रहे हैं 2, इसका नाम दे दे रहे हैं 3, इसका नाम दे दे रहे हैं 4। ये हमने नाम दे दिया। अब मान लेते हैं कि इसकी एक त्रिज्या भी है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कि इन सब की त्रिज्या, मान लेते हैं कि इसकी त्रिज्या 4 है, इसकी त्रिज्या 2 है, इसकी त्रिज्या 6 है, इसकी त्रिज्या 2 है। हमने केवल मान लिया है कि इसकी त्रिज्या 4 है, इसकी त्रिज्या 2 है, इसकी 6 है, इसकी 2 है। तो हमें इसमें कैसे पहचानेंगे कि यह सर्वांगसम आकृति है या समरूप आकृति है? तो आप देखिएगा, जब भी हमें कहेगा कि सर्वांगसम आकृति है तो बस आपको 2 बात ध्यान में रखना है कि इसका आकार और अमाप, क्या आकार और अमाप मतलब साइज, अमाप का मतलब होता है साइज। यदि आकार और साइज दोनों बराबर आ जाए तो वह सर्वांगसम आकृति होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका तो सबका आकार तो गोलाकार है, तो आकार तो मिल रहा है, क्या हो रहा है, मिल रहा है। लेकिन इसका जो अमाप मतलब जो साइज है, साइज वो सबका साइज एक बराबर है, नहीं है, सबका साइज एक बराबर नहीं है, बस केवल इसका और इसका एक बराबर है, और चारों में से मतलब इन दोनों का एक बराबर नहीं है, इसका एक बराबर है। जैसे इसकी त्रिज्या 2 है तो इसकी त्रिज्या भी 2 है, मतलब इसकी दोनों की, ये जो हमारा दूसरा नंबर और चौथा नंबर जो हमारे पास आकृति है, ये इन दोनों की त्रिज्या सेम है, तो मतलब ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। लेकिन सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। लेकिन मैं 1 और 3 की बात करूं, ये दोनों सर्वांगसम आकृति होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि यह सर्वांगसम आकृति नहीं होंगे, क्योंकि इसका तो आकार जो है वो समान है, मतलब आकार जो है एक जैसा है, लेकिन इसका जो साइज है इसका थोड़ा सा छोटा है और इसका बड़ा है, तो उसके लिए ये इसका अमाप मतलब इसका जो सर्वांगसम होगा वह नहीं होगा। जैसे हम इसमें कह दें कि ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों सर्वांगसम आकृति है, ये दोनों क्या है, सर्वांगसम आकृति है, और ये दोनों जो है ये नहीं है। ये कौन से हैं, ये समरूप आकृति है। तब आपको समझ में आ गया होगा कि समरूप आकृति के लिए बस आकार का समान होना ही आवश्यक है, और जो अमाप रहता है उसका आवश्यक नहीं है। तो अब सबका आकार जो है समान है, तो यह सब के सब क्या हो जाएंगे, समरूप आकृति हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों में, इन चारों में से यदि कहें कि चारों सर्वांगसम आकृति है तो ये सर्वांगसम आकृति नहीं होंगे, क्योंकि सबका साइज जो है अलग अलग है, केवल इन दोनों को छोड़कर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे। उसी प्रकार इसको भी हम देखते हैं, यहाँ हमारे पास नीचे दिया गया है, तो इसमें देख लीजिए, इसका इस भुजा का मान ले रहे हैं कि इस भुजा जो है 10 है, इस भुजा हमारे पास 5 है, ये भुजा हमारे पास 15 है, और ये भुजा हमारे पास 5 है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हमारे पास भुजा जो है, ये भुजा 10 है, ये भी तब 10 हो गए, ये भी 10, ये भी 10, और सबके सब मतलब ये सब के सब 15 होंगे। ये सब, ये भी 5 है तो ये भी 5 हो गए, ये भी 5, ये भी 5, ये 15 है तो ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो इसमें आप देखेंगे कि इसका सबका तो क्या हो रहा है, आकार जो है क्या हो रहा है, आकार सबका एक ही जैसा है कि यह चार मतलब चतुर्भुज के जैसा है। सबका आकार कैसा है, मतलब चतुर्भुज के जैसे है। लेकिन इसका अमाप मतलब इसका सबका साइज एक बराबर है, नहीं है। इन दोनों का बस साइज एक बराबर है, क्योंकि इसकी भुजा 5 है तो इसकी भी भुजा 5 है, तो बस इसकी और इसकी दोनों का अमाप जो है मतलब साइज जो है समान है, इन दोनों का नहीं है। तो केवल ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे, और ये दोनों सर्वांगसम आकृति मतलब ये और ये सर्वांगसम आकृति नहीं होंगे। लेकिन ये इसमें से कहें कि ये सभी के सभी समरूप आकृति हैं, तो हाँ बोलेंगे कि हाँ समरूप आकृति है, क्योंकि सबका आकार एक जैसा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति कैसे हम पहचानेंगे। और एक बात, जिसमें ये हमारे पास कोण और भुजा का मान, जिसमें मान लेते हैं कि इसमें ये हमारे पास मतलब हमारे पास दो चतुर्भुज दिया है, तो जिसमें कोण, ये हमारे पास कोण है, ये कोण है, और इस कोण का यदि कोण और भुजा का अनुपात यदि बराबर आ जाते हैं तो वो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वो दोनों सर्वांगसम आकृति हो जाएंगे, और अन्यथा नहीं होंगे। तो इसमें देख लीजिए इन सब का, इसका हमारे पास भुजा का अनुपात कितना है, 5 है, इसका भी 5 है, और इसका जब हम देखें, इसका हम कोण देखें और इसका भी हम कोण देखें, तो इसका कोण 90 डिग्री है, इसका भी कोण कितना है, 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री है।
और इसका भी 90 डिग्री है। तो इसका कोण भी 90 डिग्री है और भुजा भी 5-5 है। मतलब दोनों का अनुपात यदि बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम आकृति होंगे। और यदि इसका मान लेते हैं कि इसका कोण 90 डिग्री नहीं दिया होता, मतलब 90 डिग्री से थोड़ा कम दिया होता और इसका 90 डिग्री, तो यह दोनों समान आकृति के मतलब सर्वांगसम आकृति नहीं होते। तो ये बात क्लियर रखेगा। अब हम चलते हैं इसके सवाल पर। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि सभी वृत्त होते हैं, सभी जो वृत्त हैं वो क्या होते हैं, तो वह समरूप होते हैं। क्या होते हैं, क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी ये देखा था कि ये तो हमारे पास 4 वृत्त हैं, 4 वृत्त हैं, तो ये चारों के चारों वृत्त सर्वांगसम है, चारों के चारों वृत्त सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि इसका समान आकार है लेकिन समाप अमाप नहीं, मतलब इसका सबका साइज एक बराबर नहीं है। लेकिन इस समरूप है, समरूप है क्योंकि सबका आकार एक ही जैसा है, तो यह समरूप होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि सभी वृत्त समरूप है, यहाँ पर लिखा जाएगा समरूप, समरूप। अब हमसे कह रहे हैं कि सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, सर्वांगसम या समरूप। तो सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर वर्ग दिया था, तो यहाँ पर सभी के सभी वर्ग सर्वांगसम है, नहीं है, सभी के सभी समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर भी समरूप लिखाएगा। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास तीसरा जो है कह रहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। हमसे कह रहे हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि समद्विबाहु क्या होता है और समबाहु क्या होता है। तो समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या हो, ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है। और समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, इसकी भुजा, मतलब ये दोनों भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब इसमें के दो भुजा, कोई भी दो भुजा है वो बराबर आने चाहिए। यदि दो भुजा बराबर है, तीसरा भुजा का बराबर होना या कोई बात नहीं है, बराबर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन दो भुजा यदि बराबर है तो वह क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। और समबाहु का मतलब क्या होता है, समबाहु का मतलब होता है, मान लेते हैं कि यह हमारे पास एक त्रिभुज है, यह हमारे पास एक और त्रिभुज है। तो इसमें का ये हमारे पास ये कोण, ये कोण हमारे पास 60 डिग्री है, ये भी कोण हमारे पास 60 डिग्री है और ये भी कोण 60 डिग्री है। तो जब हमारे पास सभी के सभी कोण क्या हो, 60 डिग्री हो, तो वह समबाहु त्रिभुज होते हैं। मतलब ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा आपस में बराबर होंगे तब वो समबाहु त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, इसमें क्या रहा है कि समद्विबाहु या समबाहु क्या हो जाएगा, तो सभी त्रिभुज हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा समबाहु त्रिभुज होगा। क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुज हमारे पास क्या हो जाएंगे, समबाहु त्रिभुज हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समबाहु। अब उसके बाद हमारे पास चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनका संगत कोण, और यहाँ पर हमारे पास दे दिएगा ऑप्शन बराबर या समानुपाती। तो संगत कोण क्या हो, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो तथा उनका संगत भुजा समानुपाती हो। यहाँ पे हो जाएगा समानुपाती हो। मतलब हमसे कह रहे हैं कि भुजाओं का समान संख्या वाले दो बहुभुज उसका समरूप होता है, मतलब वो समरूप होते हैं यदि उसका संगत कोण, मतलब हमारे पास संगत कोण जो होगा वो बराबर होगा और संगत भुजाएं भी क्या हो जाएंगी, समानुपाती होंगी, तभी वो जो हमारे पास होगा वो
जो होगा वह बहुभुज समरूप होगा। तो ये हमारे पास ये आंसर इसका इतना हो गया। अब हमने तो इतना हो गया। अब तो हमारे पास ये पहले में ये हमारे पास 4 ही सवाल दिए गए थे, चारों सवाल अब हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके अगले नंबर सवाल पर। तो यहाँ आप देख लीजिए, इसका अगला नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। मतलब हमसे कह रहा है कि समरूप आकृति, हमें समरूप आकृति का 2 भिन्न भिन्न हमें उदाहरण देना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास 2 समरूप आकृति है का भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, समरूप आकृति हो जाएंगे। तो हमने तो एक उदाहरण दे दिया और एक हमें उदाहरण देना है। तो एक और उदाहरण हम दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हम दे दे रहे हैं तो हमने ये 2 उदाहरण दे दिया। पहला और ये दूसरा। तो हमसे कहा था कि 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो पहला था समरूप आकृति, तो ये दोनों समरूप आकृति है, ये भी दोनों समरूप आकृति है और 2 हमने उदाहरण दे दिया। तो पहला नंबर सवाल खत्म हो गया। अब हमारे पास दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। हमें ऐसी आकृतियाँ बनाना है जिसमें समरूप नहीं है। तो मान लेते हैं कि यह हमने एक और बना दिया और एक और ये से गोला हमने बना दिया। तो ये दोनों समरूप है, नहीं है। और हम एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे हमने एक हमने ये त्रिभुज ले लिया और एक हम वर्ग ले रहे हैं। तो ये हमारे पास दूसरे का एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास दूसरा नंबर भी सवाल खत्म हो गया। अब हम चलते हैं इसके तीसरे नंबर सवाल पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको थोड़ा सा फिगर बनाया हुआ है, लेकिन मैंने फिगर नहीं बनाया। मैं फिर से फिगर को पहले बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। मैंने फिगर को बना दिया है। अब देखिए, अब हमारे पास तीसरा नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज, यहाँ पर थोड़ा सा स्टेप नहीं है तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिए, निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। हमें इसमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो मैंने आपको समरूप होने का कंडीशन क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भुजा जो होती है, भुजा का जो अनुपात है, भुजा का अनुपात, भुजा का अनुपात क्या होना चाहिए, भुजा का अनुपात तो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। भुजा का अनुपात बराबर होना चाहिए, पहले ये कंडीशन होता है। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास कोण जो है, कोण वो भी क्या होना चाहिए, कोण बराबर होना चाहिए। क्या हो, कोण भी बराबर होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, इसमें का सबका भुजा एक बराबर है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भुजा का अनुपात, मतलब ये भुजा हमारे पास 3 है और ये भुजा हमारे पास क्या है, 1.5 है। तो इसको हम ऐसे करें, जैसे हम इसको, जैसे हमारे पास ये है तो 1.5 और बटा में क्या हो जाएगा, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा ही होता है। तो हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1.5 दूना 3 हो जाएगा। तो 1/, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो सबका मतलब ये भी 3 है, ये भी 1.5 है, ये भी 3 है, ये भी 1.5। तो सबका भुजा का अनुपात हमारे पास क्या आ रहा है, 1/2 आ जा रहा है। लेकिन इसका कोण जो है, मान लेते हैं कि इसका कोण हमारे पास 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका कोण हमारे पास 90 डिग्री है, नहीं है।
इसका कोण 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, एकदम लंब, एकदम 90 डिग्री पर होना, मतलब लंब होना चाहिए, लेकिन ये लंब नहीं है, सीधा एकदम ऐसे नहीं है, थोड़ा सा ऐसे, थोड़ा सा तिरछा है। तो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है, तो हमारे पास कोण बराबर नहीं है, तो यह समरूप आकृति नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यह क्वेश्चन, यहाँ पर नीचे में आप लिखिएगा कि यह समरूप नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर क्लास में।